स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे टॉप 10 ब्रेकिंग से। तवांग में झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाथापाई में दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आईं, हमारा कोई सैनिक नहीं मारा गया। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को उनकी पोस्ट पर जाने को मजबूर कर दिया। तवांग झड़प पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के बाहर कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया। उन्होंने कहा, हमारे सैनिकों ने बहादुरी दिखाई। कांग्रेस दोहरा व्यवहार कर रही है। कांग्रेस ने प्रश्नकाल चलने नहीं दिया। हमने जवाब देने की बात कह दी थी, इसके बावजूद उन्होंने संसद नहीं चलने दी। तवांग में झड़प के मुद्दे पर संसद में विपक्ष ने हंगामा किया। इस कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। राज्यसभा में विपक्ष ने वॉकआउट किया। इससे पहले तवांग झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में सीबीआई दफ्तर के सामने उग्र प्रदर्शन हुआ। बता दें, बीरभूम नरसंहार के मुख्य आरोपी की लाश मिली थी, जिस पर परिजनों का गुस्सा फूटा है। यूपी के गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक महिला से बंदूक के नोक पर लूटपाट की गई। महिला घर के बाहर बैठी थी, तभी एक शख्स बंदूक लेकर आया। उसे डरा धमकाकर जेवर और मोबाइल लूट ले गया। झारखंड में जमशेदपुर के घाटशिला कॉलेज में आयोजित शैक्षणिक मॉडल प्रदर्शनी में एक बड़ा हादसा हुआ। प्रदर्शनी के लिए लगाए गए रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम में अचानक विस्फोट हो गया। घटना में 8 छात्र घायल हुए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर जिले के थाना गाजी में बीजेपी की जन आक्रोश रैली में बीजेपी नेताओं का ही आक्रोश एक दूसरे पर फूटता दिखाई दे रहा है। थाना गाजी में 2 महिला नेताओं के झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक दूसरे को थप्पड़ जड़ती ये महिलाएं दिखाई दे रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर श्री अरबिंदो के सम्मान में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। आज संसद हमले की 21वीं बरसी है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। और बड़ी खबर है, कोटा में छात्र सुसाइड मामले में प्रशासन एक्शन में आया है। आईजी प्रसन्न खमेसरा ने एक आपात बैठक बुलाई है। कोचिंग संचालक और जो संबंधित थाने हैं उनके एसएचओ इस आपात मीटिंग में बुलाए गए हैं, शामिल हो रहे हैं। खुदकुशी के मामलों पर रोकथाम को लेकर मंथन। कोचिंग सिटी में 24 घंटे में 3 छात्रों ने सुसाइड किया है। आज 10वीं के एक छात्र ने खुदकुशी की कोशिश की। ये बड़ी खबर आपको बुला रहे हैं। जिस तरह से मामले सामने आए हैं, जिस तरह से एकाएक घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आया है। देखिए, चूंकि कोचिंग सिटी है, कई सारी कोचिंग्स फेमस हैं। कोचिंग के जो संचालक हैं उनसे जब पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हम समय समय पर स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कराते हैं। प्रशासन भी अपने स्तर पर ये कहता है कि हमने इंश्योर किया है छात्रों की काउंसलिंग हो, अगर वो किसी तरह के दबाव में है तो उसे दबाव से हटाया जा सके। लेकिन ये कहने की बातें हैं, इन पर अगर अमली जामा पहनाया जाए तो ये घटनाएं काफी कम हो सकती हैं। लेकिन एकाएक जिस तरह से ये संख्या सामने आई है, उसके बाद आपात बैठक बुलाई गई है। और सहयोगी ओम प्रकाश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है बैठक को लेकर? देखिए, तमाम जो एसएचओ है, जो संबंधित थाने हैं, 3-4 ऐसे थाने लगते हैं जहां कोचिंग इलाका है। जवाहर नगर, दादावाड़ी, महावीर नगर, वो कुनाड़ी सहित बोरखेड़ा, इन थाना के थानाधिकारी को बुलाया है। कोचिंग संस्थान के तमाम सदस्यों को जो है जिम्मेदार सदस्य को बुलाया गया है। और ये कहा जा सकता है कि कोटा रेंज आईजी इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए उन तमाम पहलुओं पर समीक्षा बैठक करेंगे जिनके कारण लगातार मामले बढ़ रहे हैं और जो अंकुश लगाने की तमाम जो प्रयास है वो नाकाम आखिर क्यों साबित हो रहे हैं। इन मसलों पर चर्चा करने की बात की जा रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल कोचिंग जो नगरी है उसमें कोचिंग छात्रों द्वारा सुसाइड के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ही दिन में 3 कोचिंग छात्रों के सुसाइड के मामले आने के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ और यही कारण है कि आज आपात बैठक के बाद में ही क्या निर्णय निकल के आते हैं, किन किन संस्थान से, किन किन हॉस्टल एसोसिएशन से किस तरह की समस्याएं आती हैं और कोचिंग
एसोसिएशन के अलावा नहीं, पर जो अगर पुलिस- कागजों पर जाएं या अब तक की कार्रवाई पर जाएं ओम प्रकाश, तो क्या ये फैक्ट नहीं है कि ये तो एक रूटीन प्रोसीजर होना चाहिए था? क्या ये फैक्ट नहीं है कि जो काउंसलिंग की बात की जाती है उसको एंश्योर करने के लिए मीटिंग समय समय पर होने की बात सामने आई है? तो क्या वो सब नहीं हो रही है जो आपात बैठक की स्थिति सामने आई? देखिए, पिछले दिनों पुलिस महानिदेशक जब कोटा दौरे पर आ रहे हैं तो इस मामले पर गंभीरता से चर्चा की गई और सख्त निर्देश दिए थे तमाम एसएचओ को, तमाम पुलिस के अधिकारियों को, जिसमें कई जिलों के एसपी भी थे। और ये कहा जा सकता है कि उन जो सख्त निर्देशों को भी पूरी तरह से पालना नहीं हो पाई। गाइडलाइन तय की जाती है, इन करीब 1 दर्जन से अधिक बिंदुओं पर की गाइडलाइन है। उन गाइडलाइनों के आधार पर न केवल कोचिंग संस्थान को बल्कि हॉस्टल एसोसिएशन को भी काम किया जाना है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये कागजी कार्रवाई तक ही सीमित होती है और यही कारण है कि ये जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि तनाव मुक्त करने के लिए, टिप्स देने के लिए, उनको एंजॉयमेंट करने के लिए संडे को फ्री, उनकी क्लास से फ्री होकर उनको कुछ तनाव मुक्त करने के टिप्स देने के साथ साथ कई कार्यक्रम करने का जो प्लान बनाया जाता है, वो तमाम प्लान, तमाम दावे, तमाम प्रयास, ये कहा जा सकता है कि कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रहते हैं। और यही कारण है कि लगातार जो कोचिंग नगरी में जो कोचिंग छात्र द्वारा सुसाइड के मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बात और बड़ा सवाल, बताइए, जिन छात्रों ने सुसाइड किया उसके पीछे का कारण स्पष्ट तौर पर सामने आ चुका है, क्योंकि मीटिंग में उन बातों को एड्रेस तो इनको भी करना पड़ेगा आईजी साहब को। देखिए, स्पष्ट कारण, प्रारंभिक कारण तो पुलिस अच्छी तरह से समझ सकी। हालांकि मीडिया को इस मामले में, सार्वजनिक मीडिया को नहीं किया गया है कि क्या कारण रहे, लेकिन अनुमान जो कारण माना जाता है वो यही रहता है कि पढ़ाई का दबाव रहता है। कुछ इक्के दिक्कों के कारण दूसरे निकल के आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण रहता है कि आखिर बड़ा सवाल की कोचिंग संस्थानों में किस तरह का एक डोज जो पढ़ाई का दिया जाता है कि बच्चे तनाव मुक्त नहीं रह पाते हैं और तनाव में, मानसिक तनाव में अपने मौत को गले लगा लेते हैं। क्योंकि देश के कोनों कोने से जब बड़े सपने संजो के अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने लेकर यहाँ आते हैं और आखिर फिर मौत को गला लगा लेते हैं, तो फिर एक ऐसे परिवार को वो जिंदगी भर का घाव दे जाते हैं जिनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। इन तमाम पहलुओं पर इससे पहले भी कई बार बैठ के हुई है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने ये जरूरी समझा, आईजी साहब ने जरूरी समझा कि एसएचओ को बुलाएंगे, कोचिंग संचालकों को बुलाएंगे, लेकिन अभिभावकों को रिप्रेजेंट करने के लिए या स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किसी को नहीं बुलाया गया है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी मीटिंग में साथ ही साथ साफ होता रहे? देखिए, कई संस्थानों को बुलाया है, उसमें हो सकता है परिजनों को भी शामिल, क्योंकि ज्यादातर परिजन यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन परिजनों की तरफ से, क्योंकि कोचिंग संस्थान, हॉस्टल एसोसिएशन के उन तमाम पदाधिकारियों से चर्चा की जाएगी और माना जा रहा है कि आने वाले समय में, हो सकता है 1-2 दिन में, जब प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक होगी तो परिजनों से भी इस मामले में बातचीत की जा सकती है, क्योंकि कुछ परिजन साथ में भी रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये सब बैठकें होती है, तमाम प्रयास किए जाते हैं। शुक्रिया ओम प्रकाश, आप नजर बनाए रखें। और चलिए अब आपको कुछ लाइव तस्वीरें दिखाएंगे भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। उनका जो काफिला है, वो जिन लोगों के साथ इस पदयात्रा पर निकले हैं, वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर शेर व शायरी पसंद है तो याद कीजिए, मैं तो अकेला ही चला था जानी में मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और आप देखिए किस तरह राहुल गांधी इस कारवां में, भारत जोड़ो यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक, सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट और अन्य नेता भी चल रहे हैं। और सहयोगी सचिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, हाइलाइट्स अगर मैं बोलूं तो इस वक्त हम देख रहे हैं एक बच्चे को उन्होंने खुद इशारा कर अपने पास बुलाया। जाहिर तौर पर वो बच्चा राहुल गांधी से बात करना चाहता होगा। इस तरह के क्या हाइलाइट्स रहे आज दिन में और अभी क्या तस्वीरें हैं? खबर आ गई। बिल्कुल देखिए स्वप्निल, मैं आपको तस्वीर सबसे पहले दिखाऊंगा कि अभी जो है यात्रा यहाँ पे लगातार चल रही है। जो सूरवाल बाईपास है वहां से यात्रा शुरू हुई थी और अब यात्रा जो है दुब्बी बनास की तरफ बढ़ रही है, यानी सवाई माधोपुर जिले से यात्रा जो है वो दौसा जिले की तरफ बढ़ती हुई अब यात्रा जो है यहाँ से नजर आ रही है। अगर हाईलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले जो यात्रा थी वो शुरुआत होती है सुबह सवाई माधोपुर जिले से। सवाई माधोपुर शहर से यात्रा गुजरती है। कोटा जैसे बड़े शहर के सामने सवाई माधोपुर शहर बहुत छोटा शहर है, लेकिन सवाई माधोपुर शहर में भी यात्रा का जबरदस्त स्वागत किया गया।
यात्रा को जबरदस्त रेस्पॉन्स जो है वो सवाई माधोपुर में भी मिला। इसके साथ ही अगर मुख्य रूप से बात करें तो आज एक बेरोजगार युवक से राहुल गांधी ने मुलाकात की और उस बेरोजगार युवक को अपने गले लगा लिया। उस बेरोजगार युवक का कहना था कि राजस्थान में अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिल रहा है, यहाँ की सरकार जो है वो अल्पसंख्यकों की तरफ जो है ध्यान नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने तुरंत गोविंद सिंह डोटासरा से बात की, तीनों लोगों ने बात करी है और अब जो है वो आप तस्वीरें एक बार देख लीजिए। तस्वीरों में ये एक छोटा कस्बा जो है यहाँ से निकल रहा है, सूरवाल कस्बा है जहाँ से ये यात्रा निकल रही है। सूरवाल अपने आप में राजस्थान में जो फूल मोहम्मद हत्याकांड है उसके लिए जाना जाता है। आपको ध्यान होगा पिछले 2 महीने पहले ही जो है इस पूरे मामले के अंदर अदालत ने अपना फैसला भी सुनाया था। तो जो तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इस सूरवाल कस्बे से यात्रा निकलती हुई सराउंडिंग में आपको कहूंगा घरों की छतों पर कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करे कि छत पर और आसपास के एरिया में लोग किस तरह से जो है वो राहुल गांधी के स्वागत के लिए जो है वो इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए किस तरह से जो है वो लोग छतों पर जमा है, छतों पर लोग किस तरह से जमा है। ये तस्वीर आप देखिएगा किस तरह से आप पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो भरा हुआ है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स। तो राहुल गांधी के लिए लोग पहले फावड़े बिछाए हुए हैं, बड़ी संख्या में भीड़ है। अल्पसंख्यक समुदाय भी ये माना जाता है, अल्पसंख्यक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। तो सूरवाल कस्बे से अब यात्रा निकलती हुई और ये जो यात्रा है ये जाएगी पूरी तरीके से जो दुब्बी बना से वहाँ पर और उसके बाद लाल सोट होते हुए यात्रा आगे रवाना हो जाएगी। वहीं यात्रा में आज अगर हम बात करते हैं तो देखिए आनंद शर्मा शामिल हुए हैं, राज्यसभा सांसद, राजस्थान पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मुकुल वासनिक यात्रा में शामिल हुए हैं। आनंद शर्मा आपको ध्यान होगा वो चेहरा है जिसने हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव चले, जो टिकट बंटवारा हुआ, टिकट उसमें नाराजगी जताई थी और अपना इस्तीफा तक की पेशकश कर दी थी। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा जो है वो सभी गुटों को जोड़ने का कभी काम कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा से बढ़कर जो है वो कोई भी यात्रा जो है राजस्थान में नहीं इस वक्त चल रही। अगर सचिन में लोगों से इंटरेक्शन के बारे में आपसे सवाल पूछूं तो हमने हर रोज देखा है कि अगर आसपास किसी भी व्यक्ति की ओर राहुल गांधी का ध्यान जाता है और वो अपनी बात रखना चाहता है तो राहुल गांधी बुलाते हैं। आप आज का एक इंस्टेंस बता रहे हैं, एक बेरोजगार मिलना चाहता था और उन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़वाकर उसको अंदर बुलाया, उससे बातचीत भी की, वो खुद भी लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं। तो क्या इंटरेक्शन की ऐसी कोई हाईलाइट्स जो और आपने देखी हो? देखिए आज की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो युवक को गले लगाने का था। वो बड़ा भावुक हो चुका था अपनी बात कहते कहते। तो ऐसे में जब राहुल गांधी ने उसको आश्वासन दिया, उसको जो है संबल बनाया, तो उसके बाद उसको गले लगा लिया और गले लगाकर जो है उसको सांत्वना दी, उसको हिम्मत प्रदान की और युवक काफी खुश भी नजर आया। उसने अपनी बात भी रखी। इसके अलावा एक छोटी बच्ची से बातचीत की कुछ देर पहले। उसके साथ ही जो क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा दूसरे चरण में शुरू होती है उसमें स्कूल के छूटने का समय होता है, तो ऐसे में स्कूली बच्चों से मुलाकात होती है। कल भी 2 छोटी बच्चों से सवाई माधोपुर में उन्होंने मुलाकात करी, उनके साथ बातचीत की। आज की अगर हम बात करें तो 30 डेलीगेट्स थे, 30 लोग थे जिनसे मुलाकात की जो दलित संगठन से बिलोंग करते थे। उनसे आज राहुल गांधी ने बातचीत की। करीबन 45 मिनट लंच टाइम में दलित संगठनों से बातचीत की है। कल अगर बात की थी तो महिला संगठनों से बातचीत की थी जो कि महिलाओं पर काम कर रहे थे, चाहे वो माइनॉरिटी के संगठन हो या अलग अलग संगठन हो। तो आज दलित संगठनों से बातचीत की है। और आगे भी अगर बात करें तो कुछ देर पहले आपने देखा होगा एक छोटे बच्चे को राहुल गांधी ने अपने पास बुला लिया था, उससे बातचीत की थी। इसके अलावा कई महिलाओं से बातचीत की थी। कल अगर स्पेशल डे मनाया गया था, महिला दिवस मनाया गया था, उसमें खुद प्रियंका गांधी इसमें मौजूद रही थी। तो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो संगठन, उनसे वो मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे कोशिश करते हैं कि उनकी जो है बातों को समझे और उन लोगों को समझाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कल राहुल गांधी ने नुक्कड़ सभा की थी तो उन्होंने एक बात भी कही थी कि राजस्थान सरकार के 3-4 काम ऐसे हैं जी जिनके निर्देश उन्होंने राजस्थान सरकार को करने के लिए दिए हैं। चलिए, शुक्रिया सचिन इन तस्वीरों के लिए और तमाम बातचीत के लिए। बढ़ते आगे। जयपुर में नया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है खातीपुरा। ये बड़ा रेलवे स्टेशन होगा। जयपुर जंक्शन का भार
इस वजह से कम होगा। बढ़ती आबादी के कारण 5वां नया रेलवे स्टेशन है। जयपुर में कुल 5 रेलवे स्टेशन बन चुके हैं। जनवरी महीने से खातीपुरा पूरी तरह से चालू हो जाएगा। जयपुर जंक्शन की जो रेलें हैं वो यहां हॉल्ट करेंगी। खातीपुरा रेलवे स्टेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। लगभग 200 करोड़ की लागत से यह बनकर तैयार हुआ है। जयपुर जंक्शन के बाद खातीपुरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होगा। जयपुर जंक्शन पर बढ़ते हुए लगातार यात्री भार को देखते हुए खातीपुरा में सैटेलाइट स्टेशन बनाया जा रहा है, जिस पर काम लगभग अब अंतिम चरणों पे है। इस कार्य को करने में लगभग 187 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इस सैटेलाइट स्टेशन बनाने का जो लक्ष्य है कि जयपुर जंक्शन से जो गाड़ियां चलती और खत्म होती थी वो खातीपुरा स्टेशन से भी ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेट हो पाएंगी। इस स्टेशन पे जो है मूलभूत सुविधाएं जैसे कि 4 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, बड़े वेटिंग हॉल बनाए गए हैं, स्टेशन को हेरिटेज लुक दिया गया है और रैम्प दिया गया है, FOB दिया गया है। तो ये पूरा जो एक लक्ष्य है खातीपुरा जंक्शन को डेवलप करने का वो ये है कि यहाँ जो जयपुर जंक्शन का जो दबाव था और खातीपुरा के पास में जो रहने वाली आबादी है उनको लाभ मिले। जयपुर जंक्शन के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन खातीपुरा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। अगले महीने ये रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पर 8 रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। जयपुर जंक्शन के बाद में सबसे ज़्यादा रेलों की आवाजाही इसी खातीपुरा जंक्शन से रहेगी, चूँकि इस समय बढ़ती आबादी का दबाव सबसे ज़्यादा जयपुर जंक्शन पर है, जिसके चलते सबसे ज़्यादा यात्री भार जयपुर जंक्शन पर रहता है। और यही कारण है कि जयपुर के अलग अलग हिस्सों के अंदर छोटे रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया गया है, चाहे इसमें खातीपुरा रेलवे स्टेशन हो या फिर ढेरका बालाजी या दुर्गापुरा या गांधीनगर रेलवे स्टेशन। लेकिन जयपुर जंक्शन के बाद जो जयपुर महानगर के अंदर सबसे बड़ा जंक्शन बनने जा रहा है वो खातीपुरा जंक्शन होगा और इस जंक्शन के ऊपर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 8 रेलवे ट्रैकों के ऊपर दर्जन से ज्यादा ट्रेनों का हॉल्ट रहेगा, जो कि पहले जयपुर जंक्शन पे रहा करता था। इस महीने इसका काम पूरा कर लिया जाएगा और अगले महीने से पूरी तरीके से इस खातीपुरा जंक्शन को एक्टिव कर दिया जाएगा। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। और अजमेर से बड़ी खबर है, किशनगढ़ एयरपोर्ट ने अपनी क्षमताओं में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का विशेष विमान किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचा। गगन बेस्ट LPV तकनीक से किशनगढ़ एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंडिंग का सफल ट्रायल हुआ। एशिया में विशेष विमान की किशनगढ़ एयरपोर्ट पर यह फर्स्ट ट्रायल रहा है। विशेष विमान की किशनगढ़ एयरपोर्ट पर फर्स्ट ट्रायल लैंडिंग करवाई गई। अब तक ग्राउंड लैंडिंग सिस्टम पर लैंडिंग आधारित होती थी, अब गगन बेस्ट टेक्नोलॉजी पर AAI के विशेष विमान की लैंडिंग करवाई गई है। किशनगढ़ एयरपोर्ट के डायरेक्टर BL मीणा ने AAI दिल्ली के 8 सदस्यीय दल का स्वागत किया। कोटा के भवानी मंडी निवासी शुभम शिकारी ने एक गाना बनाया, उसे YouTube पर अपलोड किया। यह गाना YouTube पर प्रसारित हुआ। इस गाने का प्रचार भी हुआ, जिसके बाद मामले में आपत्ति दर्ज करवाते हुए कोटा के अनंतपुरा थाने में शिकायत दी गई। इसके बाद 17 जुलाई 2022 को मामला दर्ज किया गया। शुभम शिकारी को गिरफ्तार किया गया। बाद में उसे जमानत मिली, लेकिन पुलिस ने उसके सामान के साथ उसका मोबाइल और कई अन्य चीजें जब्त कर ली। अब शुभम अपने YouTube चैनल पर वीडियो डालकर न्याय की गुहार लगा रहा है कि उसे इंसाफ दिया जाए। उसका जो मोबाइल पुलिस ने जब्त किया है, जिसमें उसके गाने हैं, कई निजी डेटा है, उसे पुलिस वापस करे। इसी गुहार के साथ उसने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो जारी कर लोगों से अपील की। वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद लोग शुभम के समर्थन में आ गए हैं और गाने का और शुभम का समर्थन कर रहे हैं। मेरा मोबाइल जब्त किया और मुझे 3 दिन तक थाने में रखा। मेरी कोर्ट से जमानत हो चुकी है और मुझे तारीख पे तारीख मिल रही है और मेरा चालान अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। कृपया करके आप मेरी मदद करें। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। भवानी मंडी का एक सिंगर जो कि एक गाना बनाता है, ये गाना होता है शिवालय बनाने को लेकर। ज्ञानव्यापी मस्जिद का जब मामला चल रहा था उस वक्त शिवालय बनाना है यह कहकर एक गाना तैयार किया जाता है शुभम द्वारा। शुभम इस गाने को तैयार करता है और अपने YouTube चैनल पर डालता है, लेकिन जैसे ही ये YouTube पर गाना प्रसारित होता है इस पर विवाद शुरू हो जाता है। कोटा अनंतपुरा निवासी रघुराज सिंह इस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं और एक शिकायत दर्ज कराते हैं अनंतपुरा थाने में। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अनंतपुरा थाना पुलिस
शुभम को गिरफ्तार कर लेती है और उसे कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस का रवैया इस पूरे मामले को लेकर बेहद ही गैर जिम्मेदाराना सामने आया है, क्योंकि जिस वक्त 17 जुलाई को इस शख्स को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया था। इस मामले को पूरी तरह से दबा दिया गया था। और आज भी जब इस मामले में हमने सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने के लिए मना कर दिया। तर्क यही दिया गया कि यह मामला कम्युनल है, लोगों की भावनाएं भड़का सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जब एक जेब कतरे और चोर को पकड़कर पीठ थपथपाने वाली पुलिस मीडिया को बार बार बुलाती है और वाहवाही लूटती है, तो इतने बड़े मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लेने के बाद इस मामले को दबाने की वजह क्या है? अपने आप में बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुलिस की वो कौन सी मजबूरी है जो इस मामले में को दबाने में पुलिस जुटी हुई है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड के आरोपियों को आज सुबह कड़ी सुरक्षा में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। इससे पहले नुपुर शर्मा विवादित बयान के चलते उदयपुर में हुए हत्याकांड के आरोपी भी इसी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। इसके अलावा प्रदेश के दुर्दांत हार्डकोर अपराधी भी इसी जेल में सजा काट रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से यह जेल प्रदेश की सबसे महफूज जेल मानी जाती है। इस जेल की खासियत यह है कि यहाँ कैदी अलग अलग बैरक में रखे जाते हैं, उन्हें बाहर आने जाने या किसी से मुलाकात की अनुमति नहीं होती। प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर एक बार फिर चर्चाओं में है और इस बार चर्चा के लिए बनी है। राजू ठेठ हत्याकांड के जो आरोपी हैं उन्हें आज अल सुबह इस हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है। 3 आरोपी जो राजू ठेठ हत्याकांड में गिरफ्तार हुए थे, एक बाल अपचारी भी गिरफ्तार हुआ था, लेकिन तीनों आरोपियों को आज सुबह सीकर पुलिस ने कड़े सुरक्षा घेरे में अजमेर की इस हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया है, जो प्रदेश की सबसे सुरक्षित और महफूज माने जाने वाली इकलौती हाई सिक्योरिटी जेल है। इस हाई सिक्योरिटी जेल का वजूद जो है साल 2015 में आया था और यहाँ कुल बंदी क्षमता जो है वो 264 की है, जिसमें से 109 हार्डकोर क्रिमिनल्स जो हैं प्रदेश के अलग अलग जगहों के, वो यहाँ पर इस वक्त बंद हैं और 4 बड़ी सुरक्षा मानकों के तहत तैयार की गई बैरिक्स में इन बंदियों को रखा गया है। और सबसे खास बात जो इस हाई सिक्योरिटी जेल की है कि यहाँ पर तमाम जो कैदी होते हैं उन्हें अलग अलग रखा जाता है, उनको एक साथ यहाँ पर नहीं रखा जाता है। और सुरक्षा मानकों की यहाँ पर बात करेंगे हम तो यहाँ 4 वॉच टावर है जिनके जरिए 24 घंटे जो RSC का जाब्ता है वो यहाँ पर उनकी निगरानी करता है। जेल की जो बाहरी दीवार है वो 40 फीट ऊंची है, जिसको अभी और कुछ सुरक्षा मानकों के चलते ऊंचा किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट जो हैं इन वॉच टावर्स के जरिए और जो दीवारें हैं उस पर करीब 50 वाट का इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 24 घंटे फ्लो करता रहता है, जिसके जरिए किसी भी तरह की जो सेंधमारी है वो इस हाई सिक्योरिटी जेल में मुमकिन नहीं है। जो तीनों आरोपी हैं राजू ठेठ हत्याकांड के, जिनके नाम जो है वो प्रमुख तौर पर जिस तरह से पुलिस ने उनको अरेस्ट करके एक पूरा केस के तहत गिरफ्तार किया था, उन आरोपियों को जो है यहाँ पर आज अल सुबह कड़े सुरक्षा घेरे के बीच में लाया गया है। और जो गणेश ओझा हैं, राकेश ओझा हैं और शकील खान, ये तीनों जो हैं जो गैंग के कुख्यात बदमाश थे, शार्प शूटर्स थे, उनको यहाँ पर जो है सिक्योरिटी जेल में हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। और अब से कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी, जो जेल के हाई सिक्योरिटी जेल के अधीक्षक है पारस जहांगीर, उनके मुताबिक सुरक्षा मानक यहाँ पर पूरे हैं। CCTV कैमरेज के जरिए लगातार यहाँ पर जो है कैदियों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कोर्ट के आदेश के जरिए किसी भी बंदी को नहीं रखा जाता है। ये प्रशासनिक आधार पर जो है वो तय किया जाता है कि कौन सा बंदी जो है हाई सिक्योरिटी जेल में रहेगा। और फिलहाल इस 264 कैदियों की क्षमता वाली प्रदेश की इकलौती हाई सिक्योरिटी जेल में इस वक्त 109 हार्डकोर मौजूद हैं। इस हाई सिक्योरिटी जेल में आनंद पाल जैसे कुख्यात गैंगस्टर के अलावा बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे सरीके बदमाश जो हैं वो यहाँ पर रह चुके हैं। इस लिहाज से सुरक्षा मानकों के लिहाज से कहा जा सकता है कि ये प्रदेश की सबसे सुरक्षित जेल है। और यही कारण है कि राजू ठेठ जो किसी की गैंग वॉर के चलते हत्या कर दी गई थी पिछले दिनों, उसके आरोपी जब पुलिस की गिरफ्त में आए तो उनको भी सुरक्षा मानकों के मद्देनजर आज सुबह कड़े सुरक्षा पहरे में इस हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कर दिया गया और यहीं से उनकी आगे की कानूनी विधिक कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। करौली कलेक्टर के व्यवहार को लेकर जलदाय विभाग के इंजीनियर आज सुबह काम बंद कर हड़ताल पर उतर आए। जयपुर में जल भवन पर एकत्रित होकर इंजीनियर्स नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही हाथों पर काली पट्टी बांध विरोध जता रहे हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष आनंद प्रकाश ने कहा कि हिंडौन सिटी में दूषित पानी के मामले को लेकर करौली कलेक्टर की ओर से जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उनके निजी ट्यूबवेल से मोटर निकालकर पानी बंद कर दिया
वहां गार्ड बैठा दिए। इंजीनियर करौली कलेक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इंजीनियर्स का कहना है मांगे नहीं मानी तो प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। करौली मामले के बाद में इंजीनियर्स के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर के पूरे राजस्थान के इंजीनियर्स फिलहाल आंदोलन की राह पर हैं। करौली जिला कलेक्टर ने हिंडौन में जो इंजीनियर हैं उनके घर पे से मोटर निकलवाने जैसे दूसरे जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर के नाराजगी आप देख सकते हैं कि जल भवन है जयपुर का मुख्यालय, तमाम इंजीनियर यहाँ पर विरोध में बैठ गए। लगातार नारेबाजी की जा रही है। पूरे राजस्थान में बड़े लेवल पर जो है आंदोलन ले जाने की बात की जा रही है। पूरे राजस्थान में जहां जहां संभाग स्तर पर, जिले स्तर पर इंजीनियर से उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी कि पूरे राजस्थान की जलापूर्ति ठप कर दी जाएगी। जो कलेक्टर है करौली के उनको हटाया जाना चाहिए। यहाँ पर जो इंजीनियर्स की सबसे बड़ी एक तरह से कहें कि जो यूनियन है, जो संगठन है सबसे बड़ा गेल, उसके अध्यक्ष आनंद हमारे साथ में मौजूद हैं। तो बातचीत करते हैं, क्या आपकी डिमांड है, क्यों आपने विरोध में धरना दे दिया है? पूरे मुख्यालय में सारे इंजीनियर बाहर आ गए। ये बहुत दिनों से चल रहा था लेकिन अल्टीमेटली मजबूर कर दिया गया है इंजीनियर्स को। उनके घर से, एससी साहब के घर से उनकी मोटर उठा के ले गए हैं, उनकी पेयजल आपूर्ति पूरी तरह बाधित कर दी है। इसके फिलहाल इतना ही। नमस्कार।